जय श्री राधे फ्रेंड्स। चैनल को पूरा देखिए, इस एपिसोड को पूरा देखिए और इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारी मिलती रहे। रोचक, महत्वपूर्ण एवं ज़रूरी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। आज हम चले हैं शहर से गांव की ओर। ये गांव की, अपने भारत देश की गांव की पावन मिट्टी है, मेरे देश की मिट्टी है। मेरे देश की मिट्टी, सोना उगले उगले हीरे मोती, ये वही मिट्टी है। गांव की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत सी कथाएं हैं, कहानियां हैं। इस क्षेत्र में डकैतों का बहुत आतंक रहा है और लोगों की जिंदगियां किस तरह से मुश्किल थी तब में और अब में क्या बदलाव आया है, ये हम आपको आगे इस वीडियो में एक्सपीरियंस शेयर करवाएंगे, वो दिखाते हैं। और यहाँ जिनके द्वारा हम आपको वीडियो सुनाएंगे और उनके अपने एक्सपीरियंस सुनाएंगे, वे खुद भी डकैतों के प्रभाव से वंचित नहीं रहे। किस तरह से उन्होंने डकैतों का मुकाबला किया अपने समय में और कैसे मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने यहाँ पर अपना एक मुकाम और इज़्ज़त हासिल की। गांव के लोग उन्हें प्यार से बापू बोलते हैं और राजपूत समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके जो पिताजी थे वे भी बापू के नाम से ही जाने जाते थे, तथा इनके जो बड़े भाई हैं अभी, जो कि सौभाग्य से मेरे पिता थे, ये मेरे चाचा हैं, उनको लोग बड़े बापू पिताजी को भी बोलते थे, बाबा को भी बोलते थे। ये सिर्फ इज़्ज़त देने की एक रवायत है, जो इज़्ज़त हमारे बुज़ुर्गों ने, पूर्वजों ने यहाँ पर रहकर कमाई है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने बहुत से बहादुरी के कारनामे किए हैं अपने समय में। यहाँ पे डकैतों से लोहा लिया, उसकी हम आपको उन्हीं के ज़ुबानी सारे एक्सपीरियंस सुनाने वाले हैं। तो बने रहिए, देखते रहिए। जय श्री राधे। राजपूत नाम जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। वीरता, शौर्य, गाथाएं, बलिदान, त्याग, तपस्या, ये राजपूत समाज की पहचान आज से नहीं है, बल्कि पुश्तों से चली आ रही हैं, वर्षों से चली आ रही हैं। हजारों वर्ष से राजपूतों का यही काम रहा है, लोगों की और समाज की रक्षा करना। बाद में जैसे जैसे समाज में बदलाव आया, लेकिन राजपूतों ने कठिनाइयों को सहा, किंतु अपने सर को, अपनी मातृभूमि को झुकने नहीं दिया और किसी भी प्रकार की परेशानियों को झेला, किंतु अपने स्वाभिमान को बनाए रखा। वैसे तो और भी सभी लोग समाज के बहुत स्वाभिमानी हैं, किंतु यह विशेषकर राजपूताना तथा राजपूतों के लिए इतिहास भी गवाह है कि कितनी कुर्बानियां दे करके अपने देश का नाम रोशन रखा, देश को झुकने नहीं दिया, समाज को झुकने नहीं दिया। जैसे बन पड़ा अपनी जान देकर भी, अपना लहू बहाकर भी अनगिनत बार सबकी रक्षा के लिए तत्पर रहना, यह उनकी पहचान है। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज देखिए किस प्रकार डाकुओं ने यहाँ पर आतंक मचाया हुआ था। इस क्षेत्र में, चंबल के क्षेत्र में, बीहड़ के क्षेत्र में अनगिनत कथाएं और गाथाएं हैं। उन्हीं में से एक जीवंत गाथा आपके सामने लेकर आए हैं, देखते रहिए। हाँ, बताइए। श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम जी महाराज की जय। मैं ग्राम नीमगांव, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरे
क्षेत्र में चंबल, यमुना, पहूज, कुंवारी, सिंध नदियों का संगम स्थल है, जिसको पचनदा नाम से पुकारा जाता है। मेरे क्षेत्र में एक प्रसिद्ध मंदिर माँ जयंती देवी का है, जो यमुना किनारे स्थित है, जिसके बारे में पौराणिक कथानक है कि ये द्वापर में महाराज युधिष्ठिर के द्वारा श्री व्यास जी के आदेशानुसार इसकी स्थापना की गई थी। इसलिए क्षेत्र के अधिकांश लोग इस मंदिर से बहुत ही आस्था रखते हैं। हर नवरात्रि में शारदीय नवरात्र और चैत्री नवरात्र में यहाँ बहुत भीड़ होती है। 9 दिन मेला चलता है और दूर दूर के श्रद्धालु जवारे लेकर आते हैं। इसी यमुना, चंबल और पहुज के बेहड़ों में यहाँ आतंक का भी पर्याय रहा है। बहुत पुराने समय से ये डाकुओं की शरण स्थली रही। यहाँ पुराने समय में कभी लाखन सिंह नाम के डाकू भी आते जाते थे। मान सिंह, जिनको दाऊ नाम से लोग पुकारते थे, वो भी इस क्षेत्र से पश्चिमी बिहड़ों में चंबल घाटी पर उनकी शरण स्थली थी। मान सिंह के बारे में ऐसा प्रचलन है कि उन्होंने कभी डकैती नहीं डाली, कभी किसी गरीब को नहीं सताया। गरीब की बेटियों की शादी में वो आर्थिक रूप से मदद भी करते थे। कुछ परिस्थितिवश वो डकैत बन गए थे, लेकिन उनका स्वभाव डकैत का नहीं था। वो हमेशा पूजा पाठ भी किया करते थे और लोगों की मदद भी करते थे। लोग उनसे, क्षेत्रीय लोग, बड़ा स्नेह रखते थे। इसके बाद समय आया 1980 के दशक का, जिसमें इस क्षेत्र में डकैतों की भरमार हो गई। यहाँ तक कि डकैत दिन में भी घूमते थे, ट्रैक्टरों से चलते थे, नहर की पटरी पर ट्रैक्टरों से जाते थे। और यहाँ डकैतों की ऐसी बाढ़ आई कि बहुत डकैतियाँ पड़ी। और मेरे गांव नीमगांव में भी उसी समय 12 मई 1980 को एक डकैती पड़ी। दीवान सिंह सेंगर के घर पर। दीवान सिंह सेंगर के पुत्र नरेंद्र सिंह की बारात लौटी थी। शाम होते ही डकैतों ने उनके घर पर छापा डाल दिया, जेवर भी लूट लिया और एक लड़की की हत्या भी कर दी। तो आप बताओ, डकैती में मतलब जैसे आपको पता कैसे चला? नरेंद्र सिंह की बारात में मैं भी गया था। ये कानपुर जिला बारात गई थी और ट्रैक्टर से बारात गई थी। गांव के काफ़ी लोग थे। बारात उस समय एक दिन रुकती थी। टीका होने के बाद दूसरे दिन हम अपनी रिश्तेदारी में चले गए और वहाँ पर हम रात्रि विश्राम किया। हमारा कार्यक्रम वहाँ 2 दिन रुकने का था, लेकिन रात्रि में ही प्रातःकालीन बेला में लगभग 4 बजे हमें एक कन्या
ने स्वप्न में दर्शन दिए और कन्या ने बताया कि तुम यहाँ पड़े हो, आज गांव में डकैती पड़ने वाली है, शीघ्र घर जाओ। तो मैं बिस्तर से उठा, तैयार होके और 5 बजे वहां से चल दिया। शाम को मैं कुठौन आया। उस समय कुठौन से हमारे गांव के लिए यातायात नहीं था। एक प्रधान जी ने हमें साइकिल दी कि तब देर हो गई है, तुम इस साइकिल से चले जाओ। हम उस साइकिल से अपने घर आए और थोड़ी देर बाद जैसे ही घर आए, 1 घंटे बाद लगभग हम दरवाजे पे बैठे हुए थे। हमारे पास गांव के कई लोग बैठे थे और उधर से आवाज आई कि डकैती पड़ने लगी, दीवान सिंह के घर पर डकैती पड़ने लगी। तो हम भी अपने घर की छत पर चढ़े। हमारे पास राइफल थी, तो सुरक्षा की और उनके बचाव के दृष्टिकोण से हमने फायर किए। उधर से भी जवाबी फायर हुए, कई राउंड गोलियां चली और डकैतों ने हमें ललकारा भी कि गोली चलाना बंद कर दो, नहीं तो हम तुम्हारे घर पर घेर लेंगे और तुम्हें पकड़ के जान से मार देंगे, राइफल तुम्हारी छीन लेंगे, अभी हम आते हैं तुम्हारे घर पे धावा बोलने। अच्छा। लेकिन हम साहस के साथ खड़े रहे अपनी छत पे और फायर करते रहे। इतने में एक डकैत ने एक लड़की के गोली मार दी। अच्छा। क्योंकि लड़की ने उस डकैत को पहचान लिया था। अच्छा। और उसने कह दिया था कि भैया तुम भी इसमें हो। अच्छा। तो उसने जैसी डकैत ने लड़की के गोली मारी कि फिर डकैत वहां से हट गए कि अब एक मर्डर हो गया, अब चलो यहाँ से चलो। बात फैल सकती थी। फिर जाके एक पालों के यहाँ शादी थी, उस घर पे जाके डकैतों ने धावा बोला, लेकिन फायरिंग बराबर जारी थी। तो थोड़ी देर के बाद वो उस घर को भी छोड़ के चले गए। तो फायरिंग आप यहाँ से करते रहे? हाँ, फायरिंग हम करते रहे। और साथ में आपके कुछ और लोग थे? गांव के लोग नहीं थे? गांव के लोग तो थे, लेकिन वो भाग गए थे छोड़ के हमको। छत से पीछे से? हाँ, पीछे से छत से कूद के भाग गए थे। अच्छा। हम अकेले खड़े रह गए थे। अच्छा। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हमारे बच्चे परिवार घर में था, तो हम उनको छोड़ के कैसे चले जाते। जो भी निर्णय होगा देखा जाएगा। इस साहस के साथ हम डटे रहे। अच्छा। और आपने सारे डकैतों को यहाँ से जाने पे मजबूर कर दिया? हाँ, तो अब ये तो भगवान की कृपा है कि डकैतों को गांव छोड़ना पड़ा। अच्छा, बहुत अच्छा। आगे दक्षिण दिशा की बढ़ के एक गांव महापौली पहुंचे। वहां पर भी उन्होंने कुछ वारदात की। तब तक ईंटों चौकी से पुलिस को खबर मिली, पुलिस ने दबिश दी, तो फिर वे बेहड़ में भाग गए। अच्छा। फिर बाद में वो क्या उन्होंने यहाँ पे दोबारा कोशिश की? नहीं की? कई बार कोशिश की। अच्छा। कई बार मेरे घर को घेरने की कोशिश की। कई डकैत जो है घर के रात में चक्कर लगाते थे और आसपास खेतों हमारी राइफल छीनने की, हमें मारने की बराबर कोशिश की। आसपास खेतों में छुपे रहते थे? खेतों में भी आसपास छुपे रहते थे रात को? रात में क्या, दिन में घूमते थे उस समय तो। अच्छा। उस समय दिन में घूमते थे। ये दशा थी। बहुत बुरा हाल था। सुबह श्रीमान जी कप्तान साहब बहादुर आए। अच्छा। उन्होंने मौके का निरीक्षण किया और कागजी कार्रवाई हुई। उस लड़की की डेड बॉडी उड़ाई गई, उसका पोस्टमार्टम हुआ और फिर
कप्तान साहब ने यहाँ पर कुछ दिन के लिए गार्ड तैनात कर दी सुरक्षा के लिए। अच्छा, और यहाँ पे आपको भी आकर के उन्होंने थैंक यू बोला, धन्यवाद बोला होगा? हाँ, हमसे हाथ मिलाया था कप्तान साहब ने। हाँ। बोले ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों के पास लाइसेंस होना चाहिए जो जान की बाजी लगा के गांव की रक्षा करते हैं। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात। उस समय कप्तान साहब थे श्री उमाशंकर वाजपेयी। अच्छा, फिर यहाँ पुलिस आती रही होगी लगातार? फिर पुलिस यहाँ आती रही, हमारे यहाँ पुलिस की चौकी भी रही कुछ दिन। हाँ। अच्छा, कई महीने तक। अच्छा। हाँ। फिर वावली में एक चांदमारी कार्यक्रम हुआ पूरे क्षेत्र का। अच्छा। उसमें चांदमारी में हमें प्रथम स्थान मिला। अच्छा। कप्तान साहब ने हमें सर्टिफिकेट दिया। अच्छा। अरे वाह। और फिर तो ऐसा सिलसिला रहा काफी दिनों तक कि हम छत पे, हम कई लोग रात भर जागते थे 2-2 घंटे के पहरे से, और कोशिश करते थे कि गांव में कोई वारदात न हो। कुछ राइफलें थी लेकिन लोग सोचते थे काफी है। 2-4 राइफलें थी लेकिन बाहर के लोग सोचते थे बहुत है। एक राइफल थी, केवल एक ही राइफल थी, लेकिन ये था कि लोग थे। अच्छा। सहयोग में। हाँ हाँ, सहयोग में लोग रहते थे छत पे, तो सबको लगता होगा बाहर वालों की काफी राइफलें भी हैं। तो 2-2 घंटे से सब खड़े रहते थे। 6 बजे से खड़े होते थे 2-2 आदमी, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 12 से 2 बजे तक हमारी ड्यूटी रहती थी। अच्छा। हाँ। और ये आतंक कब तक रहा डाकुओं का ज्यादा, फिर कब थोड़े कम हुए? लगभग 10 साल तक ज्यादा रहा। अच्छा, 80 से 90 तक। उस टाइम और भी बहुत सारे डकैत हुए थे, बहुत गिरोह थे। फिर 10 साल बाद थोड़ा राहत मिली। 10 साल बाद थोड़ी राहत मिली। खेतों पे जाने में भी भय लगता था, खेतों में छुपे रहते थे। अच्छा। हाँ, दिन में भी खेती करना मुश्किल होता होगा? हाँ, खेती करना का ट्रैक्टर चलाते थे लोग, करने वाले करते थे, लेकिन जिन लोगों को खतरा था वो अपने सुरक्षित भी रहते थे। आपने बहुत डाकू उनसे लोहा लिया? हाँ, 10 साल बहुत लोहा लिया हमने। अच्छा। 10 साल तो मेरे कन्हे से राइफल नहीं उतरी। और बहुत बड़ी बात, अकेले दम पे। नीम गांव में कौन कौन, मतलब कैसे हुई थी डकैती, आप बताओ? कौन कौन से गैंग के लोग थे जो नीम गांव में जो डकैती पड़ी, उस गैंग के प्रमुख थे छोटे लाल मिश्रा, पिपराया वाले। अच्छा। भारत सिंह, माधो सिंह, ऐसे मिला के 18 आदमी थे। अच्छा, वो क्या ललकारते थे? छोटे मिश्रा क्या कहता था? छोटा मिश्रा तो उसके बाद 300 जो पुलिस के पास राइफल थी, वो राइफल थी, फायर करता था, हमें ललकारता था। बाद में भी है? बाद में भी फायर करते हुए ललकारता था। अच्छा। हाँ, कि अभी तुम्हारी राइफल आके छीन लेंगे, नहीं फायर बंद कर दो। और हमें तो पता था कि ये बंदूक वाला बाहर गया है, कैसे आ गया। अच्छा। तो हम अकस्मात आ गए उस दिन। नहीं, हमारे घर की क्या दशा होती, घर पे हमारे कोई था नहीं। गाड़ी ना हो तो वो गांव में कई घर लूटे, ऐसे थोड़ी चले जाके एक घर लूट के चले जाए। पूरा गांव लूट जाता? पूरा नहीं लूटता तो ज्यादा से ज्यादा लोग लूटते, जितने वो समझते कि क्या कुछ मिलेगा, उनको सबको लूटते। और जब गोलीबारी होने लगी तो उनके बैठका में एक तोमर साहब, उनके रिश्तेदार थे, वो जेवर ले आए थे। वो उस समय के 40,000 मूल्य का जेवर था उस समय का, 80 के दशक में। हाँ, तो वो जेवर बैग में रखा था और बैग टंगा था। तो वो गोलीबारी से ये फायदा हुआ कि वो बैग बच गया उनका। अच्छा, आपकी गोलीबारी से? हाँ। हाँ।
जिस समय शेरगढ़ घाट पे यमुना नदी पर पुल नहीं था तो यातायात की बहुत कठिनाई थी। बरसात के दिनों में तो लोग पार नहीं हो पाते थे। जब यमुना जी में बाढ़ आती थी तो 2-2, 3-3 दिन नाव चलना बंद हो जाती थी। अच्छा। हाँ, और फिर एक दिन में एक ही बार इधर से जाती थी नाव और एक बार उधर से आती थी। और डाकुओं का भयंकर आतंक रहा होगा। डाकुओं का तो इसमें कभी आतंक समाप्त ही नहीं हुआ। अच्छा। बहुत बड़ा रहा है। घाट के बहुत पुरानी बात है। तो वावली में एक पालीवाल संपन्न परिवार है, उनके यहाँ डकैती पड़ी थी दिन के 4 बजे। अच्छा, दोपहर के 4 बजे। दिन में 4 बजे डकैती पड़ी थी। गढ़ के पंचम सिंह ने डकैती डाली थी। अच्छा। हाँ। ये कब की बात होगी? सन लगभग? ये बहुत बहुत पुरानी बात है। अच्छा। और ऊंट वो घोड़ा लेके डकैत दल आया था। अच्छा। दिन में आ गया था 12 बजे। अच्छा। नहर की उस तरफ बाग है आमों का, वहाँ डेरा डाले रहे और 4 बजे उन्होंने उनकी हवेली पे धावा बोल दिया। फिर कैसे 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 डकैती डली? क्या क्या लूटा? घर घेर लिया पूरा और दादा भाई के पिताजी को उनने पकड़ लिया। अच्छा। उस समय दादा भाई के बाबा भी जिंदा थे। अच्छा। पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उन्होंने पूछा कहाँ तुम्हारा माल है। तो जहाँ जहाँ जो बताते थे वहाँ डकैत खोदते थे। अच्छा। और चांदी के सिक्के, सोने की मोहरें, उस समय ये प्रचलन था, कागज का नोट नहीं चलता था। तो वो ऊंटों में और खिच्चरों में भर के ले गए थे। अच्छा। और तब भी उनका खजाना खाली नहीं हुआ? अब ये हमें नहीं पता खाली हुआ या नहीं हुआ, तो ये खजाने के बारे में कौन कह सकता, लेकिन वो ले गए लूट के। काफी ज्यादा लूट के ले गए। उन्होंने किसी को मारा तो नहीं था उस टाइम? मारा? जान से किसी को नहीं मारा, लूटा था। सिर्फ लूट ले गए। तो ये है जिला भिंड के भौनपुरा के, जिनका नाम था जुड़ाउन सिंह। अच्छा। वे भी बहुत बड़े डकैत थे। अच्छा। घोड़ी से चलते थे, घोड़ी से डकैती डालते थे। अच्छा। उन्होंने जुहुइका में डकैती डाली थी। कहाँ पर? जुहुइका गांव है। अच्छा। में डकैती डाली थी तो वहाँ से भी रुपया उस जो परखी चलती थी घोड़ों पे डालने वाली, उसमें भर के ले गए। अच्छा। और भी बहुत नामी ग्रामी डकैत रहे होंगे यहाँ पर, जैसे निर्भय वगैरह, बताओ। पंचम सिंह और मान सिंह, लाखन सिंह के सामने तो निर्भय सिंह छोटे डकैत थे। अच्छा। हाँ, बाद में आतंक जरूर मचाया इन्होंने। निर्भय सिंह ने भी आतंक मचाया। और ये मलखान सिंह इस क्षेत्र में रहे, नामी डकैत। फूलन देवी। और फूलन देवी रही। कुसुमा नयन। कुसुमा नायन तो हमारे गांव के पड़ोस कुरौली की थी। अच्छा। पान सिंह तोमर कहाँ के थे? पान सिंह तोमर मुरैना तरफ के थे। तंग नहीं किया उन्होंने? लेकिन आना जाना रहा इस क्षेत्र में, उन्होंने कोई वारदात नहीं की, किसी को सताया नहीं। ऐसे अनगिनत डकैत रहे चारों तरफ, बहुत ज्यादा। चंबल से लेके यहाँ तक अपना यमुना जी तक। जो तो पूरा है ही, कालपी से लेके और राजस्थान तक ये बेल्ट जो है चंबल की, ये डकैतों की शरण स्थली है। अच्छा। और अब क्या हाल है यहाँ पे? अब तो कम है। अभी भी है? अब तो कम है। अब इक्का दुक्का कोई चोर छिपे हो तो बात अलग है, लेकिन अब खुल्ला कोई ऐसा गैंग नहीं है जिसके बारे में लोगों को भय हो या लोग डरते हो। अब खेतों पे भी जाते हैं, रात में रखवाली भी करते हैं, काम भी करते हैं।
उस समय तो सब बंद हो गया था। अच्छा। हाँ, गन्ना की पेराई बंद हो गई थी, खेतों पे जाना रात में बंद हो गया था। बड़ा भय का वातावरण था उस समय। अब बताओ, कहाँ पे और कहाँ बांदा में कहाँ बता रहे हो? बाना में चित्रकूट के आसपास, पाठा के आसपास डकैत तो बनी रहती। अभी पुलिस ने गौरी यादव को मारा, वो भी कई लाख का इनामी डकैत था, 5.5 लाख। वो कहाँ मारा? चित्रकूट में मारा। अच्छा, तो वहाँ भी खतरनाक जंगल है? हाँ, बहुत भयानक जंगल। अभी वहाँ डकैत है काफी? अब पता नहीं, ये तो नहीं बता सकते। सुनने में तो आता है। सुनने में तो अखबारों में आ जाता, वैसे नहीं पता चलता। अभी फिर भी शांति है हर क्षेत्र में। एक बार हमारी राइफल छीनने के लिए एक गिरोह आ रहा था, बिहार से चला जैसे, तब तक उसको कोई और आदमी मिल गया। हाँ। तो उसने कह दिया कि नकेलपुरा में पंडित रामशंकर की राइफल ले लो जो पास में है, और फिर उनकी छीन लेना, बापू की। तो फिर वो गैंग चला गया वहाँ। रामशंकर भैंस दुह रहे थे, शाम को उनको पकड़ लिया। अच्छा। उनकी पकड़ कर ली, उनकी राइफल भी छीन ली। अच्छा, तो गैंग किसका था, कुछ पता? उस गैंग में कई लोग थे। अच्छा। फूलन देवी भी थी। अच्छा। और भी लोग थे, कई लोग थे। अच्छा, उन्हीं का बड़ा गैंग था। अच्छा, तो ऐसी जगह जगह से राइफलें लेते होंगे लोग। सुनौली के एक मुस्तकीम थे। अच्छा। वो भी इस क्षेत्र में बहुत दिनों तक डेरा डाले रहे। वो उनका भी बड़ा गिरोह था। तो उस टाइम तो सब जान पे आपने पूरी खेल रखा था? नहीं तो अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। अगर हम डरते तो मरते, तो हमने कहा मरने से अच्छा है जान पे खेल जाओ। राजपूत अपनी हो, रक्षा के लिए बचोगी तो बच जाओगे, नहीं बचोगी तो नहीं बचोगे। राजपूतों की शान अब के आगे। जो कुछ भी हो, भगवान की इच्छा। एक डकैत तो 15 दिन हमारे गांव में पड़ा रहा हमें मारने के लिए। अच्छा, कुछ नहीं कर पाया? अब नहीं कर पाया। लोग उससे कहते थे, तो कह रहा था हमारी हिम्मत नहीं पड़ती, गोली चलेगी, पता नहीं कौन मरे। तो 15 दिन के बाद चला गया। फिर दूसरी जगह जाके उसने बताया कि हम नीम गांव में पड़े रहे 15 दिन, लेकिन हम बापू जो है कामयाब नहीं हुई। तो हमारी तो रक्षा, हम तो ये मानते भगवान ने की, नहीं हमारे तो बचने का कोई चांस नहीं था। हमने कभी नहीं सोचा था कि इस समस्या से हम कभी बच पाएंगे। रोज खतरा रहता होगा? रोज खतरा रहता होगा? रोज खतरा। यहाँ नीम तक आते थे डकैत। नीम खड़ा है फाटक के। हाँ, यहाँ से आते थे लौट जाते थे। छत के, उनकी छत पे लाइट जल रही है और लोग खड़े हैं छत पे। जिस समय देश में शिक्षा का अभाव था, तो जिंदगी दूसरे ढंग की थी। खेती भी बैलों से हल चला के की जाती थी। आटा पीस चक्की घर की में माताएं बहनें हाथ से आटा पीसती थी। सुबह सुबह 4 बजे 3 बजे 3 बजे 4 बजे जग के। लोग कटिया काटने की मशीन नहीं थी, तो शाम को ले आते थे। सुबह 4 बजे उठ के जो है भैंस बैलों के लिए कटिया काटते थे, सानी करते थे, गोबर डालते थे। साधनों का काफी अभाव था, लेकिन समाज में आत्मीयता बहुत थी उस समय। परिवार में प्रेम था, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे की सुख दुख में मदद भी करते थे। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी, विकास हुआ, लोगों की सोचने की शक्ति बढ़ी, तो वो दूसरे ढंग से सोचने लगे। आने जाने के साधन नहीं थे, तब तो कुठौन पैदल जाते थे लोग, मदारीपुर पैदल जाते थे। काफी किलोमीटर है? 9 किलोमीटर है।
अच्छा। और पहले तो परिवार की तरह रहते थे गांव भर पूरा। हाँ रहते तो थे, पर पहले में अब में थोड़ा अंतर आया। हम्म। अब आदमी अपने तक सोचता है हम्म। कि हम और हमारे बच्चे कैसे सुखी रहे। पहले लोग दूसरों के बारे में भी सोचते थे। शिक्षा कम थी, सोच अच्छी थी। अब शिक्षा अधिक है और सोच संकीर्ण हो गई। सही बात। स्वार्थ भी बढ़ गया उसके साथ। पहले नहीं थे, कोई बीमार हो जाता था तो लोग चारपाई पे एक दुलिया बना के ले जाते थे, कंधे पे उठा के उसको अस्पताल दिखवाने के लिए, जब बहुत सीरियस हो जाता था तब। अब तो साधन है, फोन करो एम्बुलेंस आ जाती है। लाइट भी नहीं होती थी पहले, लाइट तो अभी आई है, कुछ साल पहले। लाइट तो अभी आई है। उस समय तो लाइट कस्बों में नहीं थी, गाँव में होती, गाँव सड़क नहीं थी, लाइट नहीं थी, पानी नहीं था। सरकार ने सुविधा तो बहुत दी है। शिक्षा नहीं थी, स्कूल नहीं थे। पहले के समय में कोरौली में स्कूल था प्राइमरी, वहाँ पढ़ने जाते थे। फिर जूनियर हाई स्कूल ईंटों पढ़ने जाते थे। अब तो भगवान की दया से सरकार ने हर गांव में स्कूल कर दिया। जूनियर हाई स्कूल है, प्राइमरी है, इंटर है, सुविधाएं तो बढ़ी। पर आपको कैसी लगती है अब की लाइफ और पहले की लाइफ में, क्या अंतर, मतलब खुद के लिए देखो, समय के अनुसार अंतर तो होता ही रहता है। कौन सी ज्यादा पसंद है? नहीं, उसमें सुविधाएं नहीं थी, अभावग्रस्त जीवन था। अगर कोई बीमार हो जाए रात में तो इलाज नहीं मिल सकता था। आज हमको रात में जरूरत पड़ा तो रात में हम जा सकते, दिन में तो जा ही सकते हैं। अब लाइट की सुविधा है। पहले दीपक, मिट्टी के तेल के दिए जलाए जाते थे, उसमें बच्चे पढ़ते थे, घर का काम काज होता था, खाना बनता था। तो सुविधाएं तो हुई हैं। नल पानी नहीं था, कुआं से खींचते थे। अब जगह जगह हैंडपंप लगे हैं, पेयजल की लाइन पड़ी है, तो सुविधाएं तो हुई हैं। तो लेकिन अब मानसिकता किसकी क्या है इसके बारे में तो सब जानते हैं कि परिवर्तन तो जब विकास होता है तो उसके साथ साथ सोच भी उसी ढंग की बनती है। पुराने जमाने के लोगों को तो रूढ़वादी, अशिक्षित ऐसा समझा जाता है। लेकिन मेल मिलाप ज्यादा था, प्यार ज्यादा था पहले। हाँ, प्यार तो ज्यादा था, ये बात सही। गेहूं कम होता था। अच्छा। हाँ, चना और मटर, बेजहर ये ज्यादा पैदा होती थी। अच्छा। उस समय पानी की भी सुविधा कम थी। अच्छा। इसके बाद जैसे जैसे पानी की सुविधा बढ़ी तो लोगों ने गेहूं बोना शुरू किया। अच्छा। अब गेहूं काफी मात्रा में होता है। अब इस क्षेत्र की प्रमुख फसल गेहूं है। दालें कम हो गई। हाँ, दालें कम हो गई। और मटर, गन्ना गन्ना तो बहुत होने लगा था। जिस समय यहाँ पानी आया और नहर आई, चालू हुआ, तो गन्ना बहुत होने लगा। सब लोग अपने खेतों में गन्ना करते थे, धान करते थे। अच्छा। और गुड़ भी यहाँ का मशहूर है। लेकिन धीरे धीरे गन्ना लोगों ने छोड़ दिया। उसका एक कारण है छुट्टा जानवर। अच्छा। छुट्टा जानवर क्षेत्र की एक समस्या है। अच्छा। उससे धान भी नहीं हो पाता। गर्मी में धान बोया जाता था, वो नहीं हो पाता। गन्ना भी नहीं हो पाता। तो अब लोग सुविधा के अनुसार फसल करते हैं। ज्यादातर बाजरा कर लिया और कुम्हड़ा होने लगा इस क्षेत्र में, कुम्हड़ा कर लिया। और रबी की फसल में गेहूं कर लिया जाता था। अब दालें इसलिए नहीं होती कि ये छोटा जानवर जो है जंगली, ये नुकसान पहुंचा देती। और बटाई पे भी अब खेती ज्यादा होती है, लोग बाहर चले गए, पलायन। नहीं, वो तो बटाई में पहले भी होती थी, अब थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा ही। गुड़ की क्या स्थिति है अपने क्षेत्र गुड़ में? तो माधोगढ़ क्षेत्र में अभी भी बहुत होता है। और कैसा, सब बढ़िया गुड़ बनता? गुड़ अच्छा बनता है,
क्वालिटी भी अच्छी है। यहाँ का गुड़ मशहूर है, तो सब जगह जाता होगा गुड़ यहाँ से? हाँ जाता है, बाहर भी जाता है। अच्छा। अब तो बाहर के लोगों ने यहाँ गुड़ बनाने के प्लांट लगा दिए। पहले कोल्हू से पेरा जाता था बैलों से, और भटिया झोंकी जाती थी और गुड़ तैयार किया जाता था छोटी मात्रा में। अब तो बड़े बड़े प्लांट लग गए गुड़ बनाने के। अच्छा। तो हाँ गुड़ इकट्ठा, तमाम गन्ना इकट्ठा रहता, पिराई होती रहती, गुड़ बनता रहता, लेकिन वो शुद्धता नहीं रही। अब तो गन्ना सूख जाता है, प्लांटों पे रखा रखा लाल पड़ जाता, उसका गुड़ बनता। उस समय ताजा सोया कटा, शाम को पेरा और रात में गुड़ बना लिया। तो वो टेस्ट अलग ही रहता होगा। हाँ तो फर्क तो होता ही है थोड़ा बहुत। शहर लोग दो कारणों से जाते हैं, एक तो शिक्षा, शहर में उच्च मिलती है, और सुविधा। दूसरा व्यापार, नौकरियां। वैसे अगर शांतिपूर्ण जीवन सोचो तो देहात का ज्यादा शांतिपूर्ण। स्वच्छ हवा मिलती है, रोटी दाल भी मिल जाती है, और खुली हवा में सांस लेने को भी मिल जाता है। और लोग राम राम भी करते हैं, आते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे से मिल भी लेते हैं। सबसे मुख्य चीज है यहाँ शुद्ध हवा मिलती, शहर में शुद्ध हवा नहीं मिलती। शहर में व्यापार मिलता है, शहर में शिक्षा मिलती है, उस वजह से लोग शहर में रहना पसंद करते हैं। लेकिन अगर सब खेती छोड़ दें तो फिर शहर कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ तो उसका खेती करने वालों की मजबूरी है। एक तो उन्हें खेती से लगाव होता, खेती को वो अपनी जननी मानते, माता मानते। तो जो हमेशा से खेतों में रहा है कि अपना जिसको माना है तो उसको किसके हवाले छोड़ दे। जब रहेगा तो वो खेती करेगा। हालांकि खेती मेहनत का काम, बहुत घाटे का सौदा है, मेहनत भी दुगनी चौगनी, मेहनत है, लागत है, और रिस्क। उपज का सही लाभ नहीं मिलता। जो किसान को तो औने पौने दाम पे अपना गेहूं, अपना मटर, ज्वार, सब बाजरा बेचना पड़ता है। इसका सही लाभ व्यापारी लेते हैं या बिचौलिए लेते हैं। सरकार ने इतने प्रयत्न किए, लेकिन अभी भी किसान तक पूरी तरह वो लाभ नहीं पहुंचा। कुछ लोगों को मिल जाता है, लेकिन अधिकांश लोग इससे वंचित रहते हैं। अब 4 दिन कौन लेवी पे पड़ा रहे बताओ? ट्रैक्टर खड़ा करे, 4 दिन पड़ा रहे, नंबर न लगे, तो कैसे रह सकता है किसान आदमी? एक गरीब आदमी, छोटा आदमी कैसे रह सकता? देखो, और सरकारों की अपेक्षा भाजपा फिर भी अच्छी। किसानों के लिए, किसानों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत अच्छी बात। तो अब आपके विचार से अगले चुनाव में किसको आना चाहिए? देखो, मेरे विचार से तो हमेशा भाजपा ही आना चाहिए। लेकिन बहुत से समाज में लोग हैं जो भाजपा को अच्छा नहीं समझते। वो इसलिए है, उसका कारण है कि उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना नहीं है, अपने स्वार्थ की भावना ज्यादा। वो अपना हित चाहते कि हमारा किस में हित हो, देश का हित नहीं चाहते, समाज का हित नहीं चाहते। समाज कैसे सुखी रहे, हम अब चाहे जिस जात के हों, लेकिन हमें इस राष्ट्र को अपना मानना चाहिए। हम हिंदू हैं तो तब भी हमारा राष्ट्र है, अगर कोई मुसलमान है तो उसका भी ये राष्ट्र है। और भाईचारा जो पहले था वो अब भाईचारा नहीं रहा। अब समाज में नफरत पैदा हो गई, जातिवाद पैदा हो गई। ये सब नेताओं का किया हुआ ज्यादा है। अब किसका है ये तो सब लोग जानते हैं। पहले हमें याद है, हमारे पड़ोस में गांव है मुसलमानों के, तो ताजिया निकलते थे, हम लोग भी जाते थे, वे हमारे यहाँ आते थे, बड़े प्रेम से मिलते थे। लेकिन अब ऐसी हवा भरी है कि सब एक दूसरे से डरते हैं, बिना बात के। कोई वजह हो तब भी समाज नहीं, वजह हो गई है, वजह हो गई है कि भावनाएं बदल गई। राष्ट्रीयता की भावना न रह के अपने स्वार्थ की भावना आ गई।
हमारा हित किसमें है, ये हम सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि राष्ट्र का हित किसमें है। अगर राष्ट्र सुखी है, राष्ट्र सुरक्षित है, तो हम भी सुरक्षित हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। बहुत बढ़िया, सही बात। जय हिंद, जय भारत।